अच्छा जी, जो आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है आपका मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ ग्लोबल मैनेजमेंट। ठीक हो गया। और इस चीज़ पे मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा जी, सर आपकी आवाज़ बहुत लो आ रही है। वो भी ठीक हो जाती है अभी। अच्छा, अभी बोलो। अभी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर उसमें से आपका कोई क्वेश्चन अगर है तो पहले हम वो क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो लास्ट टाइम जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो आपके बेसिकली डिसीजन मेकिंग पे हमने बात की थी कि डिसीजन मेकिंग एक्चुअली कैसे चलती हैं। और ये चंद एक उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी थे जिन पे हमने बात की थी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले, अदरवाइज़ फिर हम आज बात करेंगे ग्लोबल मैनेजमेंट पे। नो क्वेश्चंस? अच्छा जी, चलें लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ लेक्चर। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है आपकी ग्लोबल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो ग्लोबल मैनेजमेंट है ये बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शंस वही हैं, लेकिन इस चीज़ को हम पर्सपेक्टिव में देखेंगे ओवरऑल द वर्ल्ड। ग्लोबल से मींस कि आप सारी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे कि लोग किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, तो ये चीज़ कंफर्म है कि योर अल्टीमेट गोल इज़ प्रॉफिट अर्निंग। तो अभी इस चैप्टर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आपको डिफरेंट ट्रेड्स नज़र आएंगी, ट्रेड यूनियंस नज़र आएंगी, एसोसिएशंस नज़र आएंगी जिन पे हम बात करेंगे। और बेसिकली उन सब के बनाने का मकसद ही ये है कि आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इतना अच्छा और इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि आपका बिज़नेस जो है वो लोकल इंडस्ट्री में भी लोकल कंट्री में भी चल रहा हो और आप उसको फ़ॉरेन में भी चला रहे हो। जब आप अपने इस लोकल बिज़नेस को फ़ॉरेन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम ग्लोबल बिज़नेस की बात करते हैं। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए चंद एक यहाँ पे आपके पास जो डेफिनेशंस हैं वो उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे वो ये लिख रहा है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या होता है। देखें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है कि जब भी आप अपने कंट्री से बाहर निकल कर दूसरी चीज़ों के, दूसरे मुल्कों के बारे में सोचते हैं या कोई ऐसे काम करते हैं या उनकी ज़ुबान सीखते हैं, तो बेसिकली आपका वो जो ग्लोबल जो कॉन्सेप्ट आता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर यहाँ से अगर आपने कभी कहीं बाहर के लिए अप्लाई करना है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आप यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि जी आपको हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए। वो लैंग्वेज का बेसिकली पर्पस क्या है कि जितना अच्छा आप उनकी लैंग्वेज को बोल सकेंगे उतना उनके लिए और आपके लिए भी बेहतर होगा वहाँ पे सरवाइव करना। तो बेसिकली वो जो लैंग्वेज को लर्न करना है वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे हम लोग भी जब चाइना गए थे तो वहाँ पे उन्होंने पहले साल हमें चाइनीज़ जो है वो सिखाई थी कि ताकि आपको पता चल सके कि आपने चाइनीज़ लोगों के साथ जो है वो किस तरह से इंटरेक्शन रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने उनसे शेयर करना है ताकि उसका कोई सोल्यूशन जो है वो आप निकाल सकें, विदाउट नोइंग, विदाउट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लैंग्वेज इन सम अदर कंट्री। तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही है जैसे एक छोटा बच्चा है और उसको बोलना नहीं आता और वो अपनी बात को कैसे समझाएगा। तो छोटा बच्चा तो रो के समझा लेगा, तो बड़े लोग तो रो भी नहीं सकते। तो इसीलिए आपको जो है वो लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इंग्लिश सीखनी हो तो हमें ब्रिटिश काउंसिल का कहा जाता है जी कि आप वहाँ पे चले जाएं, उनके टेस्ट पास करें जिसको हम आइट्स का नाम देते हैं। या फिर अगर आपने यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो वहाँ पे टॉफल की बात की जाती है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना है तो वहाँ पे भी आपको उनके अपना अपना स्पेसिफिक स्कूल है जिससे आपको उनका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हाँ जी आपकी जो है वो कम्युनिकेशन किस लेवल की है।
तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे चंद एक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, जिसको लिख रहा है मोनोलिंगुअलिज्म। ये लिंगुअलिज्म लैंग्वेज से है, इज़ वन साइन दैट नेशन सफ़र फ्रॉम parochialism, viewing the world solely through your own perspective, leading to an inability to recognize differences between people। आप लोगों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अपनी एक ऐसे अपने पर्सपेक्टिव में देखते हैं जिसमें आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में फेल हो जाते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद, इसका पर्पज़ ये है कि आपकी अपनी सोच इतनी लिमिटेड है कि आप लोगों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। इसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे, तो एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड की बात कर रहा है कि वो ये एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड क्या है? द प्रोक्रेरियल बिलीफ दैट द बेस्ट वर्क अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस आर दोज ऑफ होम कंट्री। ये बिल्कुल इसी तरह से ही है जैसे आप ये कहते हैं कि जिस कंट्री से आपका ताल्लुक़ है या जहाँ के आप शहरी हैं, आपको ये लगता है कि वही कंट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रही है और कोई दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा। इस चीज़ को हम एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड कहते हैं। फिर है पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड। वो एटीट्यूड द व्यू दैट द मैनेजर्स इन द होस्ट कंट्री नो द बेस्ट वर्क अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस फॉर रनिंग देयर बिजनेसेस। अब ये पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड ये है कि आप जहाँ पे हैं आपको ये लगता है कि उस कंट्री की प्रैक्टिसेस ही बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और कोई दूसरा मुल्क या और कोई आपका अपना मुल्क भी जाए वो इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता। इस अप्रोच को, इस एटीट्यूड को हम पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड कहते हैं। फिर आपके पास आता है जियोसेंट्रिक एटीट्यूड। वो जियोसेंट्रिक एटीट्यूड बेसिकली क्या है? अ वर्ल्ड ओरिएंटेड व्यू दैट फोकसेस ऑन यूजिंग द बेस्ट अप्रोचेज एंड पीपल फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। ये है बेसिकली आपकी आज की सिचुएशन, आज का जो है वो करंट सिनेरियो, जिसमें लोग जियोसेंट्रिक एटीट्यूड की बात करते हैं कि उसमें ये कहते हैं कि जी आपका काम होना चाहिए। आप एक ऐसी टीम डेवलप करते हैं जो ग्लोबल बेस्ड है, जिसमें आपके पास डिफरेंट रीजन्स के, डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लोग आपके साथ काम करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, सो दैट कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस को सक्सेसफुली वो रन कर सकें। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, कि लोग ग्लोबली आपके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। फिर इसी तरह से जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, तो एक जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि डिफरेंट ट्रेड यूनियंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने में या सुनने में मिलती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे स्ट्रॉन्ग यूनियन जो आपकी अगर आप देखें तो आपकी यूरोपियन यूनियन है। तो क्योंकि ये बेसिकली बुक जो है वो अमेरिकन बेस्ड है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो है वो वेस्ट की नज़र आएंगी, ईस्ट की इतनी एसोसिएशंस आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी। जैसे वो यहाँ पे लिख रहा है कि अगर आप सबसे ऊपर देखें तो वो कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन है, फिर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नेफ्टा जिसको बोलते हैं, फिर एशियन है जिसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। अब ये बेसिकली 3-4 चीज़ों को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये काम कैसे करती हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो अभी पिछले दिनों में आपने सुना होगा ब्रेक्जिट के नाम से जो एक इशू चल रहा था पिछले 2-4 साल से, जिसमें 2-3 प्राइम मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन भी किया है यूके के। तो वो बेसिकली उसमें प्रॉब्लम ये था कि यूके के लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग इस यूरोपीय यूनियन से निकल जाएं और हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट या इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। तो अब अगर आप ये आपके पास यहाँ पे एक मैप भी गिवन है कि अगर आप ये देख सकें, क्योंकि ये बुक पुरानी पब्लिश हुई है, तो इसमें यूके जो है वो एक्चुअली आपका द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इन कलर्स पे ज़्यादा फोकस रखना है कि जो ऑरेंज कलर के हैं उन लोगों ने वो एक्चुअली कंट्रीज़ आपके यूरोपियन यूनियन में आते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो ये कोई 27 या 28 कंट्रीज़ थे टोटल मिला के, अगर आप काउंट भी करें तो शायद हो जाए, या यहाँ पे शायद कहीं लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ है द यूरो इज़ करंटली इन यूज़ ऑफ 18 ऑफ द 28 मेंबर्स। 28 मेंबर्स हैं इसके। तो बेसिकली इन 28 कंट्री में से 18 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअली यूरो को अपनी करेंसी कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली यूरो एज ए करेंसी किसी एक मुल्क की करेंसी नहीं है, ये यूरोपीय यूनियन की है। जैसे अगर हम बात करते हैं
तो जैसे डॉलर्स है वो यूएस का है, जैसे पाकिस्तान का पाकिस्तान रुपी है, बांग्लादेश का टका है, चाइनीज़ का युआन है, जापानीज़ का येन है। इसी तरह से डिफरेंट ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिल के अपनी एक सिंगल करेंसी रखी है जिसको वो यूरो का नाम देते हैं, और ये सारे कंट्रीज़ उसको एज ए सिंगल करेंसी यूज़ करते हैं। और अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे सेटअप में आपको स्विट्ज़रलैंड जो है वो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूरोप, उन्होंने वो जो है वो इसमें नहीं है। लेकिन जो आपके ये जो पर्पल शेड में है ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक्चुअली अप्लाई किया हुआ है, अप्लाइड फॉर मेंबरशिप, दैट इज़ आइसलैंड, टर्की, सर्बिया, बॉस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया। मतलब इस तरह के कंट्रीज़ हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फर्दर यूरोपियन यूनियन के लिए अप्लाई किया हुआ है। फिर आपके पास यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये वो एग्रीमेंट है जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ ने किया हुआ है। देखें, आपको अगर कॉन्टिनेंट्स का याद हो तो बेसिकली हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये अफ्रीका है। तो ये बेसिकली आपके पास जो इस चीज़ जिन कंट्रीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन है। अब नॉर्थ अमेरिकन में जो मेजर 3 कंट्रीज़ हैं वो आपके पास मैक्सिको है, यूएसए है और कनाडा है। अगर आप इसको मैप पे भी चेक करें तो ये ग्लोब के ऊपर वाली साइड पे हैं, नॉर्थ पोल वाली साइड पे जो कंट्रीज़ हैं ये वो हैं। और वो कंट्रीज़ जो उसके ऑपोजिट हैं, जो साउथ अमेरिका वाली साइड पे हैं, उसमें आपके ये ब्राज़ील, आपके पैराग्वे, यूरुग्वे, इस तरह। पैराग्वे तो शायद जो है वो उसका यूरोप का हिस्सा है। तो ये ये वाले कंट्रीज़ जो हैं वो आपके पेरू जो हो गया, इस तरह के कंट्रीज़ हैं जो आपके साउथ अमेरिका में आते हैं। तो जैसे ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नेफ्टा के एग्रीगेट में 3 बेसिकली हैं, मैक्सिकन, कैनेडियन एंड यूएस गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने बनाया था इसको 1992 में। तो ये भी एक बेसिकली ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड एग्रीमेंट है इन 3 कंट्रीज़ का आपस में, कि बेसिकली इस एग्रीमेंट की बेस पे इन कंट्रीज़ की आपस में जो ट्रेड है उसमें उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। फिर इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट वो बात कर रहा है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कि ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात कर रहा है। ये वो कंट्रीज़ हैं जिसमें एक्चुअली हमारी वाली साइड जो है वो काउंट होती है। अब जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं वो साउथ एशियन में आ जाते हैं। उनको सबको मिला के जो है वो एक जो है वो इन्होंने एसोसिएशन बनाई हुई है। इसी तरह से आपको बाकी जो है वो उसमें ट्रेड यूनियंस में नज़र आ जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अक्सर सुनते भी हैं कि जी सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही है, सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो बेसिकली सार्क कॉन्फ्रेंस किन किन कंट्रीज़ पे बेस कर रही है। अगर आप ये देखें तो दिस सार्क इज़ एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन कंपोज्ड ऑफ 8 मेंबर्स। वो 8 मेंबर्स कौन से हैं? दैट इज़ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स एंड अफ़गानिस्तान। ये बेसिकली इन लोगों ने 2006 में ये एक एग्रीमेंट किया था आपस में, सब कंट्रीज़ ने मिलके, कि हम एक दूसरे के जो ट्रेड बेनिफिट्स हैं उनको देखेंगे और आपस में ट्रेड पे भी ज़्यादा हमारा फोकस होगा। जैसे ये यहाँ पे हमने सार्क की बात की है, इसी तरह से अगर आप ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप देखें तो उसमें भी आपको कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुए नज़र आएंगे। जैसे ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इन कंट्रीज़ में जो है वो यूएस, कनाडा, मैक्सिको, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड 7 अदर कंट्रीज अराउंड द पैसिफिक रीजन एक्सक्लूडिंग चाइना। इसमें चाइना इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप ये वाली डायग्राम देखो यहाँ पे तो आपको पता चलता है कि टीपीपी कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। अब ये बेसिकली फ्लैट किया हुआ है उन्होंने उस ग्लोब को। अगर आप देखें, अगर आप में से किसी को पता है कि जो मैप है, जो ग्लोब का मैप है उसको किस तरह से रीड करते हैं, तो ये बेसिकली फ्लैट आपको शो किया हुआ है। ये फ्लैट है नहीं, ये बेसिकली राउंड है। तो जब इसको राउंड करते हैं तो पता चलता है कि ये जब इसको आप यूँ राउंड शेप में देखेंगे तो कनाडा के बिल्कुल यहाँ पे नीचे ऑस्ट्रेलिया आता है, क्योंकि जब इसको आप, अगर आपके पास घर में कभी ग्लोब हो और इसको आप क्लोजली वॉच करें तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाएंगी। फिर इसी तरह से आपके पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑलमोस्ट
दुनिया के कुछ 75 या 80% कंट्रीज जहाँ इन्वॉल्व हैं। और अगर आप देखें कि अप्रैल 2015 तक इसमें 161 कंट्रीज जो हैं वो रजिस्टर्ड थे। तो ये बेसिकली ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। फिर इसी तरह से आपके पास IMF है। ये IMF जो जिसकी बेस पे हमारा पाकिस्तान चल रहा है पिछले 20 30 25 सालों से। तो ये वही IMF है जो बेसिकली लेंडिंग का काम करता है, जिनसे हम लोन लेके अपने अपने खर्चे पूरे कर रहे होते हैं। अपने खर्चों से मुराद ये है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे कर रही होती है, और लोन गवर्नमेंट को इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट खुद से इतने रेवेन्यूज़ जनरेट नहीं कर पा रही। और गवर्नमेंट का सबसे मेन रेवेन्यू जनरेशन जो है वो टैक्स कलेक्शन होती है। और पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट फेल्ड स्टेट है कि ये लोग अपना पूरा टैक्स जो है वो भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। फिर इस तरह से आपके पास वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 5 क्लोजली एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। अब ये वर्ल्ड बैंक का भी एक एसोसिएशन है, एक बैंक है जो लोअर लेवल के या थर्ड वर्ल्ड के या डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जी हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई मसला है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से कवर करना है। आप अक्सर सुनते हैं कि जी कि IMF की शराइत आ गई हैं, IMF की शराइत आ गई हैं। वो बेसिकली IMF की शराइत क्या हैं, वो आपको बताते ही ये हैं कि आपने उन चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल करना है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि IMF अगर आपको ये कह रहा है कि जी कि अपनी बिजली महंगी करें, वो बिजली महंगी क्यों करने को कहता है? वो बेसिकली बिजली महंगी करने को इसलिए बोलता है क्योंकि उसको पता है कि आप अपने रेवेन्यूज़ को उस तरह से जनरेट नहीं कर पा रहे। तो बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और अदर सर्विसेज, तो यू वुड बी बेटर एबल टू जनरेट रेवेन्यूज़ सो दैट कि आप अपनी अपने अपने ख़र्चों को जो है वो पूरा कर सकें। तो इसलिए भी जो है वो आपको IMF जो है वो बोलता है कि अपने अखराजात को जो है वो बढ़ाएं, सो दैट अखराजात को कम करें ताकि आपके जो है वो ख़र्चे पूरे हो सकें। फिर इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के नाम से है। इसमें भी डिफरेंट कंट्रीज़ आई हैं। ये बेसिकली बनी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक्चुअली दुनिया ने एक नई जो है वो करवट ली थी और चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर चेंज हो गई थी। अब ये तो था आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव कि कौन कौन सी एसोसिएशंस एक्चुअली परफॉर्म कर रही हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपने अक्सर MNCs का सुना होगा। जी MNCs क्या होती हैं? मल्टी नेशनल कंपनीज उनको बोलते हैं। सम हाउ उनको कॉरपोरेशंस भी कहते हैं, कंपनीज भी बोलते हैं। सर जी जी। सर इसमें बस के मैसेज आ रहे हैं कि सर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। वॉइस हो मुझे आ रही है लेकिन उन सबको नहीं आ रही। अगर आपको आ रही है तो बाकी लोगों को भी आनी चाहिए, तो उनको अपने एंड पे चेक। वो कह रहे हैं जिस जिस किसी को अगर आवाज़ नहीं आ रही तो उनके इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। जिन लोगों के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं, सो दे आर एक्चुअली हियरिंग मी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग का पर्पस भी यही है कि जिनको आवाज़ अगर ना आ रही हो तो वो बाद में लेक्चर्स को सुन भी सकते हैं। ठीक हो गया जी। हम बात कर रहे थे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की। अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर्स टू एनी एंड ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज दैट मेंटेन ऑपरेशंस इन मल्टी कंट्रीज। मल्टी नेशनल बेसिकली आपको उसके नाम से ही समझ आ जाती है कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी लोकल कंट्री के अलावा भी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली आपकी मल्टी नेशनल कंपनी कहलाती है। आप अपने बिजनेसेस को आउट ऑफ द कंट्री क्यों लेके जाते हैं? द अल्टीमेट पर्पज इज़ टू हैव मैक्सिमम मार्केट शेयर। मार्केट शेयर जब आपके पास मैक्सिमम होगा तो डेफिनेटली आपकी सेल्स बढ़ेंगी। आपकी सेल्स बढ़ेंगी तो डेफिनेटली आप अपने रेवेन्यूज़ को इम्प्रूव करेंगे। रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स को भी जो है वो अपवर्ड
जाना पड़ेगा। तो ये ही बेसिकली आपका मकसद होता है कि आप अपने लोकल बिज़नेस को जब आप ग्लोबली या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो आपका अल्टीमेट पर्पस आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है। तो ये चंद एक आपके पास यहाँ पे डेफिनेशंस हैं कि जैसे अगर मैं बात करूँ ग्लोबल कंपनी क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी दैट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजंस इन द होम कंट्री। ग्लोबल कंपनी क्या है? ग्लोबल कंपनी वो है जो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को तो अपने जो डिसीजंस मेकिंग है वो अपने लोकल कंट्री में अपने होम कंट्री में रखती हैं, लेकिन बाकी बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे होते हैं। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रांसनेशनल और बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशंस एन एमएनसी इन विच आर्टिफिशियल जियोग्राफिकल बैरियर्स आर एलिमिनेटेड। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका आईटी, जो आजकल अगर हम अपने लेक्चर को भी देखें तो बॉर्डरलेस हो गए हैं। आप अपने अपने घरों में अपनी अपनी पोजीशंस पे बैठे हैं और एक ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग एक डेस्टिनेशन पे बैठे हैं कि ताकि हम अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो ये भी बेसिकली बॉर्डरलेस का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो फिर नेक्स्ट है आपके पास कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस गो इंटरनेशनल। इंटरनेशनल होने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? बेसिकली जो अभी मैंने आपसे शेयर किया कि आपका मकसद ही ये है कि आपने मैक्सिमम अर्न करना है। तो मैक्सिमम अर्न करने के लिए अगर आपकी लोकल मार्केट सैचुरेट कर गई है, आपकी लोकल मार्केट में अगर डिमांड कंप्लीट हो गई है, आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको दूसरी मार्केट्स को अप्रोच करना पड़ता है। जब आप दूसरी मार्केट को अप्रोच करते हैं तो फिर आप अपने मुल्क से निकल के दूसरे मुल्कों में जाते हैं। जब आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो फिर आप ग्लोबल हो जाते हैं, फिर आप मल्टीनेशनल हो जाते हैं। तो ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है किसी भी एक बिज़नेस का एक्सपेंड करने का। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करनी है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग। अगर आप अपना बिज़नेस बाहर लेकर गए हैं तो डेफिनेटली अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप जो चीज़ें बाहर भेजेंगे सो दैट वुड बी कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग, मेकिंग प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली एंड सेलिंग देम अब्रॉड। कि आप बनाते अपने घर पे हैं, डोमेस्टिक हैं, अपने कंट्री में हैं, लेकिन आप भेजते उनको बाहर हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली नोन एज एक्सपोर्ट्स। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है इंपोर्ट्स कि एक्वायरिंग प्रोडक्ट्स मेड अब्रॉड एंड सेलिंग देम डोमेस्टिकली। और इंपोर्ट्स में ये है कि चीज़ें बनती बाहर के कंट्रीज़ में, आप उनको मंगवाते यहाँ पे हैं और यहाँ पे फिर आप उनको लोकली सेल करते हैं, तो दैट वुड बी नोन एज इंपोर्ट्स। और आजकल की दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग में आप लोग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को समझाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी ये चंद एक डेफिनेशन है आपके पास यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनरशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन कंपनी partners in which both share resources and knowledge in developing new products or building production facilities। ये स्ट्रेटजिकली इसको समझने की ज़रूरत है कि आप अलायंस क्यों बनाते हैं। बेसिकली आपका मकसद यही होता है कि यहाँ तो आप एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं या आप इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपने एक्सटेंशन या इनोवेशन की तरफ जाना है तो आप इंफॉर्मेशन और अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं सो दैट कि लोग आपके साथ मिलके एक अच्छा और सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है वो बना सकें। फिर इस तरह से आपके पास है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बेसिकली द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस विच द पार्टनर्स एग्री टू फॉर्म अ सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम बिजनेस पर्पसेस। अपनी इसी की डेफिनेशन से भी कि एक ऐसा अलायंस एक ऐसी गैदरिंग, एक ऐसी टीम जो आप इसलिए बनाते हैं कि वो आपको इंडिपेंडेंट या किसी और दूसरे बिज़नेस को जो है वो देखने के लिए बनाई जा सके। फिर आपके पास है यहाँ पे फॉरेन सब्सिडरी डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्री बाय सेटिंग अप अ सेपरेट और इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी और ऑफिस। कि बाहर आप इन्वेस्ट करते हैं या बाहर वाले आपकी कंपनी में या आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी बना सकें या जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकें। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने सुना होगा कि जी आपके हुंडई जो है वो ये फैसलाबाद में कंपनी चल रही है और वो यहाँ पे अब लोकली गाड़ी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जो उनकी लोकल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बेसिकली दैट वुड बी नोन एज
फॉरेन सब्सिडरी वर्किंग इन योर होम कंट्री। तो फिर आपके पास यहाँ पे मैनेजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ें जो आपको हमेशा से बताते आए हैं, पढ़ाते आए हैं शायद, क्योंकि अभी आप लोग बीबीए सेकंड सेमेस्टर के हैं तो शायद आपको इतना इन चीज़ों का मालूम ना हो। तो बेसिकली इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो तीन चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है और दूसरा आपका लीगल इन्वायरमेंट है। अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल आपके सामने रखूं तो कोई भी कंट्री उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक उसका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों ने अभी इस तरह से पॉलिटिक्स को देखना शुरू नहीं किया। पाकिस्तान में अक्सर आपने मार्शल लॉज को सुना होगा, पढ़ा होगा कि जी गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं, अब गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती। 90s में और 80s में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की हुकूमत को गिरा के अपनी हुकूमत बनाने के चक्करों में होती थी। तो वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस को। अगर इसी तरह का एनवायरनमेंट रहेगा तो आपकी कंट्री में कोई भी आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। देखें, जब कोई कंपनी बाहर से आएगी तो डेफिनेटली वो आके वो डॉलर्स लेके आएंगे, वो फॉरेन करेंसीज लेके आएंगे। जब वो फॉरेन करेंसीज लेके आएंगे तो आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे। जी जी। सर हमें कैसे पता चलेगा या फिर अगर कोई गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करती है तो उसका क्या मतलब उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी इंडस्ट्रीज पे या फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे कंट्री की? पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दें, फिर क्वेश्चंस मैं लेता हूँ एंड पे। आप अपने पास लिखते जाएं क्वेश्चंस, मुझे कंप्लीट कर लेने दें, फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ एंड पे। ठीक है। तो वो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट की। तो वो जो पॉलिटिकली तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो एंड पे जब क्वेश्चन लेंगे तो फिर मैं उसको दोबारा से भी आपको समझा दूंगा। इसी तरह से आपकी लीगल एनवायरनमेंट भी है कि आपने एक ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसे कानून बनाए हुए हैं जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बेसिकली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है आपके बिज़नेस के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने में। फिर इस तरह से आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अगर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आपकी कंट्री को या आप बाहर से आने वाली कंपनीज़ के लिए सपोर्टिव नहीं होंगी तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो आजकल आप सुन रहे हैं जी कि सब्सिडीज़ चीनी और आटा और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली ये वही पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जिन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो फिर आपके पास यहाँ पे है कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप एक कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में जाते हैं तो जो सबसे पहला इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है वो आपका कल्चरल इफ़ेक्ट है। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपका कल्चर और बाकी मुल्कों का एक जैसा नहीं है। इसी तरह से जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको कल्चरल चैलेंजेस होते हैं, जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमें कल्चरल चैलेंजेस होते हैं। तो इस चीज़ को भी कैटर करना एक सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे अभी एक आपके पास कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ एक एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत है। कल्चर आप आगे जाके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी डिस्कस कर लेंगे। तो challenges for managing global workforce। और वर्कफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे अभी आपके पास यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे बात कर ली हमने, कल्चरल एनवायरनमेंट पे बात कर ली हमने, इन वैल्यूज़ पे बात करने की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर
टुडेज़ वर्ल्ड, ये इस चीज़ पे ज़रा फोकस रखना है आपने। द ग्लोबल मैनेजमेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड, ग्लोबली लोग किस तरह से जो है वो काम कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ऑफ ओपननेस है। द पुश टू द ग्लोबल हैज़ बीन वाइड स्प्रेड, एडवोकेट्स प्रेज द इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स दैट कम फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, बट ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो क्रिएट्स चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द ओपननेस दैट नेसेसरी फॉर इट। अब वो बेसिकली नेसेसरी फॉर इट टू वर्क, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज है वो आपका, फिर वही मैं बात करूँगा कि कल्चर का ही है कि आपकी एडजस्टमेंट किसी दूसरे कंट्री में जाके किस तरह से हो जाती है। अगर वो दूसरा कंट्री आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे। ये वही कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो आजकल आपने देखा होगा कि यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा, वो जो आजकल प्रॉब्लम में है वो बेसिकली क्या है कि वाइट स्किन जो है वो ब्लैक स्किन को एक्सेप्ट नहीं कर रही। और वो आई कांट ब्रीथ की जो एक जो चल रही है वो बेसिकली यही है कि वो उन उन लोगों को वो वहाँ पे स्पेस देने को तैयार ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंडिया में आप लोगों ने वो सुना होगा कि जो वो जो 4-5 उनकी ज़ातें और वो जो अछूत बना दिए गए हैं। फिर इसी तरह से इंडिया में ही मुस्लिम्स को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसी तरह से इंडिया में कश्मीर का जो इशू चल रहा है, तो ये बेसिकली वो डिफरेंसेस हैं जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और यही प्रॉब्लम्स बेसिकली आपके बिजनेस ऑपरेशंस को भी इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है अमेरिकनाइजेशन, बेसिकली क्या है कि वो ख़ुद को अबव ऑल जो है वो कंसिडर करते हैं। और यही वो प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा देखने को नज़र आ रही है। और अगर आप में से आजकल कोई लोकल मीडिया को फॉलो कर रहा है तो हमारे यहाँ पे भी अभी एक अमेरिकन ने शोर मचाया हुआ है हमारे मीडिया में, शायद आप लोगों को किसी को मालूम हो, तो अब इसको भी एक नज़र आप देख लीजिएगा। एंड ये था आपका चैप्टर नंबर 3, जिसमें अब आपके पास यहाँ पे एंड पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जिसमें हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक चीज़ें हैं, कल्चरल टेक्निक्स हैं, फिर रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर 3। अब अगर किसी का कोई जी, सर अगर गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे तो कैसी इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल है? सॉरी दोबारा। अगर गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर दे हाँ 5 हाँ, साल, तो ये कैसी इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? देखें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी एक गवर्नमेंट अगर अपना काम कर रही है तो उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई हैं और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। अगर एक गवर्नमेंट ने अगर 4 साल की कोई एक पॉलिसी बनाई है कि जी हम इसको 4 साल में इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आपने उनको 2 साल में ही उनको फारग कर दिया और नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो नई गवर्नमेंट आके क्या करेगी। नई गवर्नमेंट आते ही सबसे पहले वो सारे पुराने काम रोक देगी कि जी ये तो इनको तो ख़त्म कर दें, अब हम आ गए हैं, अब हम खुद से बनाएंगे। ये है वो बेसिकली सबसे बेसिक रीज़न कि जो कंटिन्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो क्योंकि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो हम एक दूसरे की पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलने को मानते ही नहीं हैं। आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान में लोग प्रोजेक्ट्स के नाम तब्दील कर देते हैं कि जी ये तो उनकी गवर्नमेंट का था इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था तो हम उनको नाम चेंज कर देते हैं। तो पाकिस्तान में तो अगर नया एयरपोर्ट बन जाए तो उस एयरपोर्ट के नाम पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। ये तो फिर बिजनेस ऑपरेशंस हैं, तो इसलिए भी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो आपकी कंट्री में आ जाए। और आप देखें कि पिछले 2 टेन्योर्स हैं वो गवर्नमेंट ने पूरे किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल अपने पूरे किए हैं और PMLN ने भी पूरे किए हैं और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें 90s में जब आप चले जाएँ, जब 2-2 साल की 2.5 साल की हुकूमतें थी तो पाकिस्तान के क्या हालात थे पोलिटिकली, तो ये चीज़ें एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। जी, और हाँ जी CR।
सर। सीआर किधर है? सीआर जी सर। कोई क्वेश्चन भाई? जी ठीक हो गया सीआर, नो मोर क्वेश्चंस। सर ये एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड के बारे में बता दीजिए कैसे। हाँ जी सर ये एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। जी जी मैं बता देता हूँ अभी आपको। देखें यहाँ पे ये an ethnocentric attitude is the parochial belief that the best work approaches and practices are those of the home country। जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, जहाँ कहीं पे भी, अपने कंट्री में है या किसी और कंट्री में है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका बिलीफ ये है कि जो बेस्ट काम और जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आपके होम कंट्री की ही हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ की नहीं है। दिस इज़ बेसिकली आपकी जो है वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच है। होम कंट्री आपका वो जहाँ पे आप जो आपकी पहचान है। जैसे हम सबका होम कंट्री पाकिस्तान है, हम दुनिया के में जहाँ कहीं भी चले जाएंगे, अगर हम नेशनलिटीज़ भी ले लेंगे तब भी हमारा होम कंट्री जो है वो पाकिस्तान ही रहेगा। ठीक है। ठीक हो गया जी, नो मोर क्वेश्चंस। सीआर नो सर, थैंक यू। नो सर, चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।